एक गांव में राजू नाम का आदमी अपनी पत्नी नीरू और बेटियों पिंकी और चिंकी के साथ रहने आता है। चिंकी और पिंकी अपने नए घर को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह पिताजी, कितना बड़ा घर है, कितने सारे कमरे हैं, यहाँ तो खेलने में मजा आ जाएगा। हाँ बेटी, खूब मजा आएगा। तुम दोनों खूब खेलना यहाँ, लेकिन हाँ, लड़ाई नहीं करनी बिल्कुल। हा, क्या कर रहे हो जी? सूरज पश्चिम से उठ सकता है, लेकिन ये दोनों ना लड़े, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंकी और पिंकी खेलते खेलते घर के तहखाने में पहुंच जाती हैं। वहाँ उन्हें एक जोकर का खिलौना मिलता है। अरे पिंकी, वो देख, कितना अच्छा खिलौना, और देखो तो इसकी आंखें कैसी लग रही हैं, जैसे अभी बोल पड़ेगा। हाँ चिंकी, ये तो सचमुच में बहुत अच्छा है, क्यों ना इसे ऊपर ले चले, इसके साथ तो खेलने में मजा आ जाएगा। फिर चिंकी और पिंकी उस जोकर को उठाकर ले आती हैं और रोज उस जोकर गुड्डे के साथ खेलने लगती हैं। एक दिन चिंकी और पिंकी राजू को वो जोकर दिखाती हैं। पापा, ये देखो, नीचे बेसमेंट में हमें कितना खूबसूरत जोकर मिला है। अरे हाँ, ये तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। आंखें तो देखो, जैसे किसी जिंदा आदमी की हो। फिर कुछ दिन बाद एक दिन चिंकी और पिंकी जब घर पर नहीं होती तो वो जोकर एकदम से गायब हो जाता है। जब चिंकी और पिंकी वापस आती हैं तो जोकर को घर पर ना पाकर बहुत दुखी होती हैं। पिंकी, पता नहीं कहाँ चला गया वो जोकर, कितना मजा आता था उसके साथ खेलने में। अब हम क्या करेंगे? तभी उनको उदास देखकर राजू बोलता है। मेरी दोनों बच्चियां कितनी भोली हैं, एक खिलौने के खो जाने से भी इतनी दुखी हो रही हैं। तुम चिंता ना करो मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए नया जोकर का खिलौना ला दूंगा। उसके बाद राजू चिंकी और पिंकी को समझा बुझाकर सुला देता है। उसी रात चिंकी को अपने सिरहाने किसी के खड़े होने का एहसास होता है। चिंकी डर के मारे उठ जाती है। जैसे ही वो उठती है तो देखती है कि वही जोकर उसके सामने खड़ा है और बहुत बड़े साइज का हो चुका है। चिंकी डर जाती है और चिल्लाती है, पिंकी, जल्दी उठो, देखो वही जोकर यहाँ खड़ा है। पिंकी भी घबराकर उठ जाती है। कहाँ है जोकर? तुमने कहाँ देख लिया चिंकी? उन दोनों की चीखें सुनकर राजू और नीरू भी वहाँ आ जाते हैं। उन दोनों को ऐसे डरे देख राजू चिंकी और पिंकी से बोलता है, अरे चिंकी, क्या हुआ बेटी? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ? पापा, मैंने अभी वहाँ जोकर देखा, वो बहुत बड़ा हो गया है, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों भी ना, कभी खिलौने भी जिंदा होते हैं। तभी तुम लोगों से कहता हूँ कि ज्यादा ध्यान मत दिया करो फालतू की चीजों पर। फिर राजू और नीरू वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उस रात के बाद अक्सर चिंकी को वो जोकर यहाँ वहाँ दिखने लगता है, लेकिन वो अपना मजाक उड़ने के डर से किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन एक औरत उनके घर पर आती है और नीरू से बोलती है, बहन, मेरा नाम फूलन है, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे काम पर रख लो, मैं तुम्हारी हर काम में मदद कर दिया करूँगी। उस औरत को देखकर नीरू को दया आ जाती है और वो उसे काम पर रख लेती है। उसके बाद फूलन उन्हीं के घर में रहने लग जाती है और घर के काम करने लग जाती है। एक दिन फूलन घर की साफ सफाई कर रही होती है। चलो अच्छा है, पूरा घर साफ हो गया, लेकिन अभी तक नीचे का बेसमेंट साफ नहीं हुआ है, क्यों ना वो भी कर दूं। ऐसा कहकर फूलन नीचे बेसमेंट साफ करने चली जाती है। फूलन नीचे बेसमेंट साफ कर रही होती है कि तभी उसे एक आदमी के कद का जोकर का पुतला मिलता है, जो कि उसे ही घूर रहा होता है। उस पुतले को देखकर फूलन घबरा जाती है। अरे ये कैसा पुतला, कितना डरावना है और एकदम असली लग रहा है और कितना घूर रहा है। फिर फूलन पुतले को उठाकर साइड में रख देती है और काम करने लग जाती है। तभी उसकी पीठ पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। अरे मर गई रे, कौन नामाकूल है, भला कोई औरत को इतनी जोर से मारता है, हाय रे तेरा नास मिटे। ऐसा कहकर फूलन पीछे घूमती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पुतला भी
फिर अगली रात राजू और नीरू कहीं काम से चले जाते हैं और फूलन को बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। आप चिंता न करो दीदी, अपना काम कर लो, मैं बच्चों के साथ ही रहूंगी। फिर उसी रात फूलन घर के काम खत्म करके चिंकी और पिंकी को सुला देती है और खुद बाहर बैठकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो डर के मारे पलटती है। उसे वही बेसमेंट वाला जोकर खड़ा हुआ मिलता है। वो उसे देखकर हंस रहा होता है। कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? लेकिन जोकर कुछ नहीं बोलता और फूलन का गला दबाकर मार डालता है और उसकी लाश को कंधे पर उठाकर गायब हो जाता है। अगले दिन राजू और नीरू वापस आते हैं। अरे राजू, ये फूलन कहीं नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तुम भी ना, जब देखो फूलन फूलन लगी रहती हो। अरे गई होगी कहीं, आ जाएगी। लेकिन सुबह से रात हो जाती है, फूलन का कहीं पता नहीं चलता। नीरू राजू से बोलती है, सुबह से रात हो गई, फूलन नहीं आई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसा तो कभी नहीं किया उसने। हाँ नीरू, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब इतनी रात को क्या कर सकते हैं? तुम चिंता ना करो, मैं सुबह होते ही खुद ही उनको ढूंढने जाऊंगा। फिर राजू सुबह होते ही फूलन को देखने जाता है, लेकिन उसे फूलन कहीं नहीं दिखती। वो परेशान होकर घर आ जाता है। आस पास सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं दिखी, पता नहीं कहाँ चली गई फूलन। फिर कुछ दिनों बाद घर से बहुत तेज बदबू आती है। अरे बाप रे, कितनी तेज बदबू है, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। फिर राजू और नीरू बदबू की दिशा में नीचे बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में एक सड़ी गली लाश दीवार से टंगी हुई होती है, जिसे देखकर नीरू डर जाती है। ये तो फूलन की लाश है, लेकिन इसे किसने मारा और मारकर यहाँ टांग दिया? अरे जरा धीरे बोलो नीरू, अगर आसपास वालों को पता चला कि यहाँ लाश है तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। एक काम करते हैं, इस लाश को पीछे के गार्डन में गाड़ देते हैं। फिर राजू और नीरू मिलकर फूलन की लाश को गार्डन में ही गाड़ देते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक काम करते हैं, आज रात हम चारों एक ही कमरे में सो जाते हैं, सुबह उठकर सोचेंगे कि क्या करना है। फिर राजू और नीरू बच्चों के साथ ही सो जाते हैं। उसी रात जब राजू सो रहा होता है, उसकी नींद खुल जाती है। उसके सामने वही जोकर खड़ा होता है। जोकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। कौन हो तुम और क्यों पकड़ रखा है मुझे? राजू की आवाज सुनकर नीरू और बच्चे भी जाग जाते हैं। कौन हो तुम? छोड़ो मेरे पति को, निकलो हमारे घर से। तुम्हारा घर? ये मेरा घर है और तुम लोग मेरे घर में आ गए हो। ऐसा कहकर जोकर राजू को जोर से फेंकता है। राजू दूर जा गिरता है। तभी वहाँ जोर सा धमाका होता है। वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। मरोगे, तुम सब मरोगे, हम दोनों की नींद को खराब किया है तुमने। ऐसा कहकर चुड़ैल और जोकर नीरू और बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हम लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों मारना चाह रहे हो? तुम दोनों आखिर हो कौन? इस जगह पर पहले एक सर्कस लगा करता था, जहाँ पर आग लगने से मेरी और इनकी, मतलब मेरे पति की मौत हो गई थी और एक लालची ने इसी जगह पर मकान बना दिया। तब से हम इसी मकान में रह रहे हैं और जो भी इस मकान में रहने आता है हम उसे मार डालते हैं। और मैं उस सर्कस में जोकर बनता था। इस बार तुम यहाँ रहने आए हो, इसलिए इस बार तुम्हारा नंबर है। फिर जोकर और चुड़ैल नीरू और बच्चों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी राजू उनके बीच आ जाता है। उसके हाथ में एक त्रिशूल होता है। राजू वो त्रिशूल जोकर के सीने में मार देता है। अरे मर गया रे, मार डाला मुझे। ऐसा कहकर जोकर चलने लगता है। दुष्टों, तुमने मेरे पति को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू और नीरू की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पिंकी और चिंकी हनुमान जी की मूर्ति चुड़ैल के आगे कर देती हैं। चुड़ैल के शरीर में एक धमाका होता है और वो फट जाती है। आज तो बाल बाल बचे इस जोकर से, शाबाश। लेकिन अब तुम समझे कि कोई भी लावारिस खिलौना ऐसे ही कहीं पड़ा हो तो उसे नहीं उठाना चाहिए, उसमें बम भी हो सकता है।
एक बार की बात है, एक गांव में बसंत और बिमला अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनके बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम मोहित था। बसंत अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था, पर बिमला दोनों में फर्क करती थी। वो अपने बड़े बेटे राहुल को हमेशा डांटती रहती थी और छोटे बेटे मोहित को बहुत प्यार करती थी। बसंत अक्सर काम के सिलसिले में शहर आता जाता रहता था। एक दिन बसंत कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। पापा 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 मुझे छोड़कर मत जाओ, पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। चल दूर हट, क्या हर वक्त पापा पापा करता रहता है? वो काम से जा रहे हैं, उनको जाने दे। क्या है विमला, तुम हमेशा राहुल के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? अब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे से तुम दोनों बच्चों का ठीक से ख्याल रखना। अगली सुबह राहुल और मोहित स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता करने किचन में आते हैं। राहुल, तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? घर में मुझे आज बहुत सारे काम हैं, तो तू घर रहकर मेरी मदद कर। माँ, आज मेरा स्कूल में टेस्ट है, अगर मैं नहीं गया तो कल मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं वो सब नहीं जानती, मेरे साथ बहस मत कर और चुपचाप घर के कामों में मेरी मदद करवा। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। मोहित और राहुल नाश्ता करने बैठ जाते हैं। बिमला मोहित की प्लेट में तो आलू पूरी रखती है, पर राहुल को रात की एक बासी रोटी दे देती है। माँ, भैया को भी आलू पूरी दे दो। ये पहले ही खा खा कर इतना मोटा हो रहा है, आलू पूरी खाएगा तो और मोटा हो जाएगा। मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ मजे से आराम फरमा रहा है। नहीं माँ, मैं बस अभी आया था, मैं बहुत थक गया था, इसीलिए यहाँ आकर लेट गया। ये बहाने किसी और को सुनाइयो। चल अब जल्दी उठ और जाकर कुएं से पानी भर कर लेकर आ। अब तो अंधेरा होने वाला है माँ। तो क्या हुआ, तुझे कोई खा नहीं जाएगा। अब जा जल्दी, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, मुझे खाना भी बनाना है। बिमला राहुल को एक बड़ा सा मटका थमा देती है और पानी भरने के लिए कुएं पर भेज देती है। राहुल कुएं से पानी भर कर एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। राहुल इतना थका हुआ था कि पल भर में ही उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है, पर राहुल अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है। उस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। वो चुड़ैल दिन में तो किसी को परेशान नहीं करती थी, पर रात को जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता था वो उसे खा जाती थी। रात को जब वो चुड़ैल नींद से जागती है तो राहुल को नीचे सोते हुए देखती है। चुड़ैल उड़ते हुए राहुल के पास जाती है। मेरा आज का खाना, इस बच्चे को खाकर तो मुझे बहुत मजा आएगा। चुड़ैल की आवाज से राहुल की अचानक आंख खुल जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अब तो मेरा शिकार है, मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ बचाओ। मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। राहुल चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ता है और बहुत मिन्नतें करता है, पर वो चुड़ैल राहुल की एक नहीं सुनती और उसे खाने के लिए उस पर झपट पड़ती है। मैं तुझे कहाँ से खाना शुरू करूँ? ऐसा करती हूँ, पहले मैं तेरा हाथ खाती हूँ। चुड़ैल जैसे ही राहुल को खाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, उसे राहुल के हाथ पर एक अजीब सा जले का निशान दिखता है। ये निशान कैसे पड़ा तेरे हाथ पर? पापा बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तब दिवाली वाले दिन घर में आग लग गई थी और उसमें मेरा ये हाथ जल गया। तेरा नाम क्या है और तेरे बाप का नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है और मेरे पापा का नाम बसंत है। तू तो मेरा बेटा राहुल है, मेरा प्यारा बेटा, मेरा राहुल। मैं शीला हूँ, तेरी माँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं एक चुड़ैल का बेटा कैसे हो सकता हूँ? मेरी माँ का नाम तो विमला है। नहीं राहुल बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो। मैं तुमको सब बताती हूँ। तुम उस वक्त बस 2 साल के थे। दिवाली की रात थी, मैंने पूरे घर में दिए जलाए हुए थे। तुम्हारे पापा दुकान से मिठाई लेने गए हुए थे। मैं तुम्हें घर में सोते हुए छोड़कर बाहर आंगन में दिए रखने गई थी। मैंने अचानक देखा कि घर के अंदर से धुआं आ रहा है। मैं जल्दी से भागकर अंदर गई। पूरे घर में आग फैली हुई थी। तुम्हारे पालने के चारों तरफ आग थी। तुम रो रो कर मुझे बुला रहे थे। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया और मैं तुमको बचाने के लिए आग में घुस गई। मैंने तुमको गोद में उठाया और बाहर भागी। मेरी साड़ी में आग लग चुकी थी।
हमारे घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मैंने जल्दी से तुमको किसी की गोद में पकड़ाया। मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। मुझ पर लोगों ने पानी डाला पर मैं इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि मैंने वहीं दम तोड़ दिया। तुम्हारा हाथ भी उसी आग में जल गया था। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, मेरा ये। अगर मेरी माँ तुम हो तो वो जो घर में है वो कौन है? वो तुम्हारी दूसरी माँ है। मेरे मरने के बाद तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि तुम्हारी अच्छे से परवरिश हो सके। पर वो तो बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है, हर वक्त डांटती रहती है, मुझसे पूरा दिन काम करवाती है और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे बेटे को दुखी करेगी? उसे तो अब मैं बताऊंगी। चल घर चलकर उसकी खबर लेते हैं। राहुल अपना मटका उठाता है और चुड़ैल के साथ अपने घर वापस आ जाता है। दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। इतनी रात हो गई, तू अब आया है? कहाँ था इतनी देर से? माँ, वो मैं थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और मेरी आँख लग गई। अच्छा, तो नवाब बाहर जाकर आराम फरमा रहा था। अब तो तुझे खाने में बस बासी रोटी ही मिलेगी, तभी तुझे अकल आएगी। अब चल जल्दी अंदर जा और ये मटका रसोई में रख दे। मैं भी देखती हूँ कि तू मेरे बेटे को कैसे भूखा रखेगी। बिमला रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। मोहित बेटा जल्दी आ, देख मैंने आज सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है। मोहित रसोई में आकर बैठ जाता है। राहुल भी बिमला की आवाज सुनकर मोहित के पास जाकर बैठ जाता है। चुड़ैल राहुल के पास खड़ी होती है। बिमला मोहित की थाली में बढ़िया बढ़िया पकवान परोसती है और राहुल की थाली में बासी रोटी के बचे कुचे टुकड़े डाल देती है। चुड़ैल को राहुल के साथ ये सब देख बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक इशारा करती है और मोहित की थाली के सारे पकवान उड़कर राहुल की थाली में आ जाते हैं। ये सब देखकर बिमला और मोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो रहा है? ये खाना अपने आप कैसे उड़ सकता है? बिमला और मोहित डर कर रसोई से भाग जाते हैं। देखा कैसे डर कर भाग गए दोनों। अब इनको पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे सोया जाता है। तू आराम से पेट भर कर खा। चुड़ैल राहुल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। बहुत दिन बाद राहुल इतना अच्छा खाना खाता है कि खाना खाते ही उसे नींद आने लगती है। चुड़ैल जादू से राहुल के लिए बढ़िया सा बिस्तर बिछा देती है और राहुल पल भर में सो जाता है। चुड़ैल राहुल को सुलाकर बिमला के कमरे में जाती है और वो जाकर देखती है कि बिमला और मोहित भूख की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे। अब आया ना मजा? बढ़िया ही मेरे बेटे को बासी रोटी देने वाली, तुझे तो मैं बताती हूँ। चुड़ैल एक इशारे से बिमला और मोहित के बिस्तर को चींटी से भर देती है। मोहित बुरी तरह चिल्लाने लगता है। माँ, ये इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई? इनको भगाओ माँ। आए। मोहित और बिमला पूरी रात चींटियों की वजह से सो नहीं पाते और उनको ऐसे ही खुजाते खुजाते सुबह होती है। चुड़ैल मोहित और बिमला का जीना हराम कर देती है और ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह जब बिमला उठती है, राहुल चल जल्दी उठ। हाँ माँ, बस उठ गया। चल जल्दी जाकर भैंसों को चारा डाल और तबेले से सारा गोबर भी साफ कर दे। राहुल आंखें मलता हुआ तबेले में जाता है। वो वहां जाकर भैंसों का गोबर साफ ही कर रहा होता है कि चुड़ैल आ जाती है और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तू मेरे बेटे से गोबर साफ करवाएगी? तुझे मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक इशारा करती है और तबेले का सारा गोबर उड़कर बिमला और मोहित के ऊपर गिरने लगता है। छी माँ, मुझे बचाओ, ये कितना गंदा है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ओह, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुड़ैल अचानक से बिमला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तक तो चुड़ैल सिर्फ राहुल को दिखती थी, पर अब वो मोहित और बिमला को भी दिखने लगती है। चुड़ैल बचाओ बचाओ। मैं चुड़ैल नहीं, राहुल की असली माँ शीला हूँ। तूने मेरे बेटे को बहुत दुखी किया है। अब मैं तेरे बेटे का जीना हराम कर दूंगी। तब तुझे समझ में आएगा कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे के साथ बुरा होता है। मुझे माफ कर दो शीला, मैंने राहुल के साथ बहुत बुरा किया है, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जिंदगी में कभी दोबारा राहुल के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी। मैं राहुल और मोहित दोनों को एक समान प्यार दूंगी। मुझे एक मौका तो दो। बिमला को आखिरकार अपने किए पर पछतावा होने लगता है। चुड़ैल बिमला को एक आखिरी मौका देती है। अगर तूने अब मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। बिमला राहुल को मोहित जितना प्यार करने लगती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।